नमस्ते दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बीपीएससी स्पेशल वीडियो में, जिसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया जाए एक सिस्टमेटिक स्ट्रैटेजी के थ्रू। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी प्रीलिम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो कि पॉलिटिकल साइंस में पूछे गए हैं। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को वन लाइनर में कन्वर्ट कर दिया है ताकि आप सबको रिवीजन करने में सुविधा हो, याद करने में और सुविधा हो, और साथ ही साथ कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आप लोग कवर कर पाएँ। 67 बीपीएससी के लिए एक स्पेशल वीडियो हम लोग ला रहे हैं। उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी प्रिपरेशन में एक कैटलिस्ट की तरह काम करेगा। क्वेश्चन सीरीज स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है जो बीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, प्रीलिम्स में, पॉलिटिकल साइंस में आ चुके हैं। वो ये है कि जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट में रिजाइन हिज ऑफिस बाय राइटिंग टू। जो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है वो जब रिजाइन करता है तो अपना इस्तीफा किसे सौंपता है? इसका आंसर है प्रेसिडेंट को। यस, प्रेसिडेंट को सौंपता है। दूसरा क्वेश्चन है हु वॉज द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ बैकवर्ड क्लास कमीशन? इसका आंसर है काका कालेकर, काका साहेब कालेकर। ये चेयरमैन थे सेकेंड बैकवर्ड जो कमीशन, जो फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन बना था उनकी। सेकेंड बैकवर्ड कमीशन वो हम लोग सब जानते हैं, मंडल साहब के अंदर बना था, वीपी मंडल। आर्टिकल 340 एक इम्पॉर्टेंट है, हमें ध्यान में रखना चाहिए। आर्टिकल 340 के अंदर प्रेसिडेंट चाहे तो बैकवर्ड क्लास की जो कंडीशंस है उसके बारे में जायजा ले सकते हैं, उनके वेलफेयर्स, उनके जो स्कीम्स हैं उनके बारे में एनालाइज एंड रिव्यू कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है चेयरमैन ऑफ स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन इज अपॉइंटेड बाय। इसका आंसर है गवर्नर। बट हम लोग देखते हैं कि जो यूपीएससी के केस में होता है वो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, यूपीएससी के चेयरमैन को प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एज ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा मस्ट नॉट बी लेस देन। जो लोकसभा के जो मेंबर होते हैं उनका एज कितना एज से कम नहीं होना चाहिए? तो इसका आंसर है 25 साल। राज्यसभा के केस में हम लोग देखते हैं कि 30 साल मिनिमम एज होता है। जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है एमएलएस, उसके केस में हम लोग 25 साल होता है। जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं उनके केस में मिनिमम एज 35 साल होता है। जो गवर्नर होते हैं उनके केस में जो मिनिमम एज की क्राइटेरिया है वो 35 ईयर होता है। पंचायती राज के इलेक्शंस में जो मेंबर्स होते हैं उनकी मिनिमम एज की क्राइटेरिया 21 ईयर है। अगला क्वेश्चन है गवर्नर ऑफ द स्टेट इज अपॉइंटेड बाय। जो स्टेट की जो गवर्नर होता है वो किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? इसका आंसर है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट इन लोकसभा। लोकसभा में शेड्यूल कास्ट के रिजर्वेशन के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से आर्टिकल की प्रोविजन की गई है? इसका आंसर है आर्टिकल 330। अगला क्वेश्चन है इज द प्रेसिडेंट पार्ट ऑफ पार्लियामेंट? क्या प्रेसिडेंट पार्लियामेंट का पार्ट है? तो इसका आंसर है यस। अगला क्वेश्चन है विच आर्टिकल डायरेक्ट द स्टेट गवर्नमेंट टू ऑर्गेनाइज पंचायत? स्टेट गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी आर्टिकल डायरेक्ट करती है कि पंचायत को ऑर्गेनाइज करें? इसका आंसर है आर्टिकल 40। अगला क्वेश्चन है इन विच ईयर सरकारिया कमीशन which was empowered to recommend changes in the center-state relations submitted its report? सरकारिया कमीशन किस साल ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया? सरकारिया कमीशन सेंटर स्टेट की जो रिलेशनशिप है उनके रिव्यू के लिए बनाया गया था। इसका आंसर है 1987। अगला क्वेश्चन है आफ्टर इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, इन विच ईयर वर द इंडियन स्टेट रिकॉग्नाइज्ड ऑन द लिंग्विस्टिक बेसिस? आज़ादी के बाद किस साल इंडियन स्टेट्स को लिंग्विस्टिक बेसिस के आधार पर रिकॉग्नाइज किया गया था? इसका आंसर है 1956, जो कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के तहत ये कार्य किया गया था। आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर डिड द स्टेट झारखंड कम इनटू एग्जिस्टेंस? किस साल झारखंड एग्जिस्टेंस में आया? इसका आंसर है 2015 नवंबर 2000। व्हाट इज द रिटायरमेंट एज ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं उनकी रिटायरमेंट एज क्या होती है? इसका आंसर है 65 ईयर्स। जो हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका एज 62 ईयर्स होता है। हु इज द हाईएस्ट सिविल सर्विसेज ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट? सेंट्रल गवर्नमेंट का सबसे सीनियर सिविल सर्वेंट कौन होता है? इसका आंसर है कैबिनेट सेक्रेटरी। अंडर विच आर्टिकल फाइनेंस कमीशन इज फॉर्म? फाइनेंस कमीशन जो होता है वो किस आर्टिकल के अंदर बनाया जाता है? इसका आंसर है आर्टिकल 280। अभी 15th फाइनेंस कमीशन है जो कि 2017 में बना था। इनके जो हेड हैं वो एन.के. सिंह है। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ये प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया इज नॉट द गवर्नमेंट सर्वेंट। ये गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं होते हैं और इनको प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस करने से मनाही नहीं होती है। ये चाहे प्राइवेट लीगल प्रैक्टिस जारी रख सकते हैं। विच कमिटी रिकमेंडेड द फॉर्मेशन ऑफ न्याय पंचायत? कौन सी कमेटी ने रिकमेंड किया कि न्याय पंचायत को बनाया जाए? अशोक मेहता कमेटी। अशोक मेहता कमेटी ने ये रिकमेंड किया कि न्याय पंचायत को बनाया जाए। बलवंत राय जो मेहता कमेटी थी उन्होंने डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही थी। जीवीके राव जो कमेटी थी उन्होंने रूरल डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी एलिवेशन की बात कही थी। और आर.एस. सरकारिया की जो कमीशन थी वो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप के ऊपर बात कही थी। फंक्शन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होता है उसके क्या क्या फंक्शन होते हैं? उनके फंक्शन पब्लिक हेल्थ होते हैं, सैनिटेशन होते हैं, पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज होते हैं। पुलिस लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के अंदर नहीं आती। इन विच लिस्ट, स्टेट लिस्ट और यूनियन लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, पंचायती राज इज मेंशन? कौन से लिस्ट में पंचायती राज मेंशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा स्टेट लिस्ट। जो लिस्ट सिस्टम है हम लोग शेड्यूल 7 के अंदर देखते हैं कि ये तीनों लिस्ट की चर्चा होती है। अगला क्वेश्चन है 50% रिजर्वेशन फॉर वुमेन इन पंचायत इज लीगलाइज्ड इन विच स्टेट? कौन से स्टेट्स में 50% रिजर्वेशन वुमेन के लिए पंचायत में लीगलाइज कर दिया गया है? इसका आंसर है बिहार, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, केरला, झारखंड, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, त्रिपुरा एंड राजस्थान। हालांकि ये सब आपको याद नहीं रखना है, बट एक सीक्वेंस में बिहार को याद रखना है जो कि इम्पोर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है मनी बिल इज प्रेजेंटेड इन विच हाउस ओनली? मनी बिल जो होता है किस हाउस में प्रेजेंट किया जा सकता है? तो इसका आंसर है सिर्फ लोकसभा में मनी बिल प्रेजेंट किया जा सकता है। मनी बिल की चर्चा आर्टिकल 110 में की गई है, उसमें वो डिफाइन करते हैं मनी बिल क्या है। जो स्पीकर होता है लोकसभा में वही फाइनल डिसीजन लेता है कि पर्टिकुलर बिल मनी बिल है या नहीं है। प्रेसिडेंट की प्रायर रिकमेंडेशन जरूरी होती है मनी बिल के केस में, और जो मनी बिल होता है उसको लोकसभा में सिर्फ मिनिस्टर इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और एक स्पेशल बात यह है मनी बिल के संदर्भ में कि राज्यसभा के पास कोई विशेष पावर नहीं होता है मनी बिल के लिए। अगर लोकसभा से पास होके मनी बिल राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा ना तो उसे रिजेक्ट कर सकती है ना तो उसे अमेंडमेंट करा सकती है, वो सिर्फ एक रिकमेंडेशन दे सकती है। अगला क्वेश्चन है नेचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज आउट ऑफ यूनिटरी, फेडरल और फेडरल इन नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट। जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर है इन तीनों में से कौन है? क्या ये यूनिटरी है या फेडरल है और फेडरल है बट यूनिटरी इन स्पिरिट है? तो इसका आंसर हो जाएगा कि फेडरल है नेचर बट यूनिटरी इन स्पिरिट है। अगला क्वेश्चन है कि हु अपॉइंट द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट? सुप्रीम कोर्ट के जज को कौन अपॉइंट करता है? इसका आंसर है प्रेसिडेंट।
हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? राज्यसभा का एक्स ऑफिशियो चेयरमैन कौन होता है? इसका आंसर है वाइस प्रेसिडेंट। एक्स ऑफिशियो चेयरमैन का मतलब होता है, एक्स ऑफिशियो का मतलब होता है कि कोई भी चीज का होना जस्ट बिकॉज ऑफ उस ऑफिस में होने के कारण। अगर कोई पर्टिकुलर वाइस प्रेसिडेंट होता है तो वो राज्यसभा का चेयरमैन अपने आप बन जाता है, जस्ट बिकॉज कि पर्टिकुलर पर्सन वाइस प्रेसिडेंट है, इसलिए एक्स ऑफिशियो का टर्म यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा। पीएम ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल टू होम? जो पीएम ऑफ इंडिया है, प्रधानमंत्री हैं, वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? तो इसका आंसर है लोकसभा के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में एक आर्टिकल होता है, आर्टिकल 75, जो कि कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। अगला क्वेश्चन है, वोट ऑन अकाउंट इज मीन्ड फॉर? वोट ऑन अकाउंट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएटिंग फंड्स पेंडिंग पासिंग ऑफ बजट। जब बजट पास हो रहा होता है तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे ऑफिशियली नहीं होते हैं खर्च करने के लिए, तो इसीलिए बजट लगभग 2 महीने तक इनका सेशन चलता है, बजट सेशन। तो 2 महीने में सारे खर्चे को वहन करने के लिए, सारे खर्चे को देखने के लिए, उस स्पेंडिंग्स को देखने के लिए वोट एन अकाउंट पास किया जाता है, जिसके तहत सेंट्रल गवर्नमेंट का फंड आती है। अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूशन डे ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटेड ऑन 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफिसर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज द राइट टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया इवन दो ही इज नॉट द मेंबर? कौन से ऑफिसर हैं इंडियन गवर्नमेंट के जिनके पास राइट होता है कि पार्लियामेंट के प्रोसीडिंग्स में पार्ट लें, हालांकि उस हाउस के मेंबर नहीं हैं? तो इनका आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। हालांकि ये पार्ट ले सकते हैं एजीआई, बट वोट नहीं कर सकते। अगला क्वेश्चन, द सुप्रीम कोर्ट हैज हेल्ड दैट होस्टिंग द नेशनल फ्लैग अटॉप ऑफ द प्राइवेट बिल्डिंग इज ए फंडामेंटल राइट टू एवरी सिटीजन अंडर। यानी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी प्राइवेट बिल्डिंग के ऊपर नेशनल फ्लैग को होस्ट किया जा सकता है, किस राइट के अंदर ये आता है? तो इसका आंसर है आर्टिकल 19(1)(a). चूज द फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू इंडियन सिटीजन बट नॉट टू एलियंस। यानी कि उन फंडामेंटल राइट्स का आप चयन कीजिए जो सिर्फ इंडियन सिटीजन के लिए अवेलेबल है, एलियंस यानी फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल नहीं है। इनमें ऑप्शन दिए गए हैं, फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा ऑप्शन है इक्वलिटी बिफोर द लॉ, तीसरा ऑप्शन है राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज एंड चौथा ऑप्शन है प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी। इसका आंसर है 1 और 3, मतलब फ्रीडम स्पीच एंड एक्सप्रेशन, थर्ड द राइट ऑफ माइनॉरिटीज। फंडामेंटल राइट्स अवेलेबल टू सिटीजन ओनली। ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल हैं? ऐसे कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं जो सिर्फ सिटीजन को अवेलेबल हैं? तो इसका आंसर है आर्टिकल 15, 16, 19, 29 और 30। आर्टिकल 15, 16, 19, 29 एंड 30। इसको ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, अ पंचायत समिति एट द ब्लॉक लेवल इन इंडिया इज ओनली एडवाइजरी बॉडी, कंसल्टेटिव बॉडी, कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी बॉडी, एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी। जो पंचायत समिति होती हैं ब्लॉक लेवल पे इंडिया में, वो क्या होती हैं? 4 ऑप्शन दिए गए, एडवाइजरी बॉडी होती है, कंसल्टेटिव कमेटी होती है, या कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी होती है, या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी होती है। तो इसका आंसर है कोऑर्डिनेटिंग एंड सुपरवाइजरी अथॉरिटी। अगला क्वेश्चन है, सीट ऑफ एमपी कैन बी डिक्लेयर वैकेंट इफ ही एब्सेंट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द हाउस फॉर अ कंटिन्यूअस पीरियड ऑफ। जो एमपी की एक सीट होती है, अगर वो कंटिन्यूसली वो पर्टिकुलर पीरियड तक वो एब्सेंट रहता है तो वो सस्पेंड हो सकता है, वैकेंट डिक्लेयर किया जा सकता है। तो पीरियड जो होता है वो 2 मंथ का होता है। अगर 2 मंथ तक एमपी एब्सेंट होता है कंटिन्यूसली तो उसकी सीट को डिक्लेयर किया जा सकता है कि ये वैकेंट हो गया है। राइट द नंबर ऑफ एंट्रीज इन द यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट। जो यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट में कितने आइटम्स हैं उसकी ये पूछ रहा है। इसके आंसर है 97, 47 एंड 66। क्रिएशन ऑफ अ न्यू स्टेट रिक्वायर्स विच मेजोरिटी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट।
जो नया स्टेट बनाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में किस तरह का मेजोरिटी का रिक्वायरमेंट होता है, उसका आंसर है सिंपल मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। इसका डिस्कशन आर्टिकल 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है और इसमें ये बताया गया है कि पार्लियामेंट के पास ये पावर होता है कि नया स्टेट को बना दे सिंपल अमेंडमेंट से। The expression socialist was introduced in the preamble of Indian Constitution by which amendment? किस अमेंडमेंट के तहत सोशलिस्ट वर्ड को प्रियम्बल में डाला गया था? उसका आंसर है 42nd अमेंडमेंट 1976। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज पावर। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने पावर को एक्सरसाइज करते हैं किसके थ्रू? तो कहता है कि ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। जो प्रेसिडेंट होते हैं अपने पावर को एंजॉय करते हैं ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, जो कि हेड किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। इन विच ईयर वॉज रेगुलेटिंग एक्ट वॉज पास। रेगुलेटिंग एक्ट किस साल पास किया गया था? 1773। In which year rights of tenants on the land in Bengal and Bihar were given by Bengal Tenancy Act? किस साल टेनेंट्स को बिहार और बंगाल में राइट्स दिए गए थे? इसका आंसर है 1885। In order to control media, which acts were passed in the year? तो इसका आंसर है 1835 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम था रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेस एक्ट। 1867 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम है प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ द बुक्स एक्ट। 1878 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। 1908 में एक एक्ट पास किया गया था जिसका नाम है न्यूज़पेपर इंसाइटमेंट ऑफेंस एक्ट। हालांकि वो टफ लग रहा होगा, बट इसे आप रट्टा में ले लेना क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आया है, रिपीट हो सकता है। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम वाज रिकमेंडेड बाय। किसके द्वारा डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम रिकमेंड किया गया था? इसका आंसर है बलवंत राय मेहता। ओके, पब्लिक अकाउंट कमिटी सबमिट्स इस रिपोर्ट टू। जो पब्लिक पैक होती है, पब्लिक अकाउंट कमिटी अपना रिपोर्ट किसको सबमिट करती है? इसका आंसर है स्पीकर ऑफ द लोकसभा। जो पब्लिक अकाउंट कमेटी होती है वो 22 मेंबर की कमेटी होती है जिसमें 15 मेंबर लोकसभा से आते हैं और 7 राज्यसभा से आते हैं और ये स्पीकर ऑफ द लोकसभा को अपना रिपोर्ट सबमिट करती है। ओके, विच स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट? कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? राज्यसभा इज पावरलेस इन मनी मैटर। मनी बिल ओरिजिनेट इन राज्यसभा। Rajya Sabha has to pass bill within 14 days after they are passed by Lok Sabha. Rajya Sabha may pass or return the bill with some recommendation to the Lok Sabha. इसका आंसर है बी। ये गलत है कि मनी बिल ओरिजिनेट इन राज्यसभा, नहीं, मनी बिल ओरिजिनेट इन लोकसभा। अब बाकी तीनों स्टेटमेंट सही हैं। राज्यसभा पावरलेस है मनी मैटर्स में। Rajya Sabha has to pass the bill within 14 days after they are passed by Lok Sabha. Rajya Sabha may pass or return the money bill with some recommendation to Lok Sabha. अब recommendation लोक सभा माने या ना माने ये लोक सभा पे निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर विच आर्टिकल? जो नेशनल इमरजेंसी होती है वो प्रेसिडेंट किस आर्टिकल के अंदर डिक्लेयर करते हैं? उसका आंसर है आर्टिकल 352। आर्टिकल 352 के तहत जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर करते हैं। एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 356 जिसके अंदर प्रेसिडेंट रूल लगाए जाते हैं स्टेट्स में और यूनियन टेरिटरी में। एक आर्टिकल होता है आर्टिकल 360 जिसके अंदर फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच आर्टिकल इन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? ये आर्टिकल 324। आर्टिकल 324 के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की एस्टेब्लिशमेंट की गई है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पार्लियामेंट की इलेक्शन कराती है, जो जनरल इलेक्शन होता है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की इलेक्शन कराती है, फिर प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट की इलेक्शन कराती है। व्हाट इज मीन्ड बाय रूल ऑफ लॉ? रूल ऑफ लॉ का क्या मतलब है? तो रूल ऑफ लॉ का मतलब है वन एक्ट फॉर ऑल एंड वन जुडिशरी फॉर ऑल, यानी कि एक एक्ट एक लॉ सबके लिए और एक ही तरह का कोड सबके लिए। रूल ऑफ लॉ है
वो इक्वलिटी बिफोर द लॉ के कॉन्टेक्स्ट में हम लोग पढ़ते हैं, जो कि एवी डाइसी द्वारा डिस्कस किया गया है। विच आर्टिकल गिव्स 29 फंक्शंस टू बी परफॉर्म बाय पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? कौन आर्टिकल ये प्रोविजन दिया 29 फंक्शंस का फॉर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? इसका आंसर है आर्टिकल 243G। Legislative origin to 73rd Constitutional Amendment Act can be traced back to which constitutional amendment bill? जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था जिसके तहत पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का गठन हुआ, उसकी लेजिस्लेटिव ओरिजिन किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के अंदर देखा गया था? इसका आंसर है 64th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत देखा गया था। जो 61st अमेंडमेंट है 1988 में जो पास हुआ था, वो रिलेटेड था लोअरिंग ऑफ द एज फॉर वोटिंग फ्रॉम 21 to 18, मतलब वोटिंग राइट्स जो थे वो के जो एज थे वो 21 से घटाकर 18 कर दिए गए थे। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 61 के तहत, जो कि 1988 में हुआ था। डिसेंट्रलाइजेशन इज रिलेटेड टू, डिसेंट्रलाइजेशन किससे रिलेटेड है? कहता है ऑटोनॉमी से, पीपल की पार्टिसिपेशन से एंड एम्पावरमेंट ऑफ द लोकल कम्युनिटीज से। अगला क्वेश्चन है लैंडमार्क एक्ट इन द इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, यानी ब्रिटिश रूल के तहत जो लैंडमार्क एक्ट्स थे, जो इंपॉर्टेंट एक्ट्स थे, वो क्या क्या थे, ये इंपॉर्टेंट है। रेगुलेटिंग एक्ट 1773, पीट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर एक्ट 1813, 1833, 1853, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892, 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 एंड 1935, इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। ये सारे इंपॉर्टेंट लैंडमार्क एक्ट्स हैं जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इवोल्यूशन में बहुत रोल प्ले किया है ब्रिटिश रूल के टाइम। विच कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन इज नोन एज पोस्टमार्टम? कॉन्स्टिट्यूशन के किस प्रोविजन को पोस्टमार्टम कहते हैं? इसका आंसर है क्वो वारंटो। क्वो वारंटो का मतलब होता है ऑन व्हाट ऑथोरिटी। जैसे कोई सरकारी ऑफिस को कब्जा कर लेता है तो उसको कोर्ट पूछती है कि आप किस आधार पे इस ऑफिस पे काम कर रहे हो, आपकी क्या अथॉरिटी है। क्वो वारंटो यहाँ पे रिट्स का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इंडियन स्टेट हैज लार्जेस्ट नंबर ऑफ मेंबर्स इन इट्स लेजिस्लेटिव असेंबली आउट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मणिपुर एंड मेघालय? तो इसका आंसर है बी, हिमाचल प्रदेश। इसका आंसर देना बहुत ही ईजी था। ये जो 4 स्टेट हैं उनकी आप पॉपुलेशन का आइडिया लगा लीजिए रफली। हिमाचल प्रदेश का सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि हिमाचल के ही में ही ज़्यादा लेजिस्लेटिव असेंबली होना चाहिए। इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस, प्रेफरेंस का जब ऑर्डर हम लोग देखते हैं तो सबसे पहले कौन आता है? चेयरमैन ऑफ यूपीएससी आता है, या चीफ इलेक्शन कमीशन आता है, या कैग आता है, या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट आता है? तो इसका आंसर है जो हम लोग प्रेफरेंस ऑर्डर देखते हैं उसमें सबसे पहले प्रेसिडेंट आते हैं, फिर वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर आते हैं, फिर गवर्नर आते हैं, फिर फॉर्मर प्रेसिडेंट आते हैं, फिर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया आती हैं, जो कि इक्विवेलेंट होता है, एक ही पोजीशन के रिस्पेक्ट में होते हैं। वो स्पीकर ऑफ लोकसभा भी होते हैं। और हम लोग ये देखते हैं कि चेयरमैन ऑफ यूपीएससी, चीफ इलेक्शन कमीशन और कैग, ये सब एक ही लेवल में आते हैं प्रेफरेंस में, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में। काफ़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स है, हमें याद रखनी चाहिए। पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म द गवर्नमेंट का क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है एग्जीक्यूटिव इज रिस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेचर। हु इज लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर? लैंड रिकॉर्ड ऑफिसर को क्या बोलते हैं? तो उनको पटवारी बोलते हैं। आज भी गांव में ये शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फीचर ऑफ यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, जो यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है उसकी फीचर क्या क्या होती है? कहता है कि यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट डिसीजन लेने में बहुत स्विफ्ट एंड क्विक होती है। ये आइडियल फॉर द लार्ज कंट्रीज, जो लार्ज कंट्रीज होते हैं बहुत ही, उनके लिए ये इंपॉर्टेंट होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट।
और यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉज, जो लॉज को यूनिफॉर्म अगर पूरे एरियाज में रहना है तो उस केस में यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ हमारा वीडियो खत्म होता है और ये पार्ट 1 था। हम लोग नेक्स्ट पार्ट 2 लाएंगे। आप फीडबैक दें, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें।